नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। न्यूज 24 के मेगा इवेंट मंथन में देश और प्रदेश के जाने माने दिग्गज जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज पर पकड़ रखने वालों से हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त मंच पर मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव शुक्ला, समाजवादी पार्टी से नीरज शेखर और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ। लगातार देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया पर हमें फॉलो भी कर रहे होंगे। इस सेशन में हम सिर्फ यूपी की राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम बात यह करेंगे कि यूपी की इस चुनाव के नतीजे का असर नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या पड़ने वाला है। जी हां, इसीलिए हमने इस सेशन में तीन बहुत ही खास मेहमानों को यहां बुलाया है। जल्दी से परिचय करा देता हूं। कलराज मिश्रा जी यहां मेरी दाईं तरफ बैठे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मोदी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के यूपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे पुराने और सबसे जाने पहचाने चेहरों में से एक हैं। मेरे साथ यहां दाईं तरफ राजीव शुक्ला जी बैठे हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश से इनका खास नाता है। और यहां नीरज शेखर, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और एक और परिचय है इनका, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के ये पुत्र हैं। स्वागत है, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से अब सुन लेते हैं इस सेशन में हमारा सवाल क्या है, सुनिए। क्या यूपी का चुनाव 2019 का सेमीफाइनल है? सवाल सुनने में बहुत ही दिलचस्प लगता है क्योंकि क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रहती है इस देश की। कलराज मिश्रा जी, क्या वाकई 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव सेमीफाइनल है और फाइनल 2019 है? देखिए, 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव निश्चित रूप से केवल प्रदेश में ही नहीं तो पूरे देश भर में एक वातावरण का निर्माण करेगा। जिसके भी पक्ष में होगा निश्चित रूप से उसके प्रति एक अनुकूल माहौल बनेगा और इसका असर बाकी के प्रदेशों पर भी और आगामी लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ सकता है। बहुत बेबाकी से आप अपनी बात कह रहे हैं, बहुत बेबाकी से आप अपनी बात कह रहे हैं और बहुत गहरी बात है ये, क्योंकि अगर यही नतीजे आपके पक्ष में नहीं गए तो देख लीजिए कलराज जी, जो वास्तविकता है और जो जनमानस का मनोविज्ञान है वो इसी प्रकार का है। जब भी किसी भी प्रकार की अनुकूलता निर्माण होती है किसी के बारे में भी, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश स्वयं में एक देश है, बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम निश्चित रूप से भविष्य के लिए प्रभावकारी होगा। वाकई मैं कुछ और उम्मीद कर रहा था, मुझे लगा था आप बोलेंगे लोकसभा चुनाव अलग होता है, राज्य का चुनाव अलग होता है, लेकिन राजीव जी, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कलराज मिश्रा जी में और उनकी पार्टी में इतना आत्मविश्वास है कि उन्हें पता है कि वो यूपी जीतने जा रहे हैं और 2019 भी जीत लेंगे। कोई भी दल जब चुनाव लड़ने जाता है तो आत्मविश्वास से तो लेवरेज रहता ही है। आत्मविश्वास के बिना कौन चुनाव लड़ सकता है? तो इसलिए जो है आत्मविश्वास अपनी जगह, लेकिन ये बात सही है कलराज जी की, मैं भी सहमत हूँ पूरी तरह से उससे कि ये जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है। ये दो राज्य ऐसे हैं जो बहुत भारत की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में बहुत जो है महत्व रखते हैं। इसलिए इस चुनाव का असर निश्चित रूप से न केवल 2019 के चुनाव पे पड़ेगा, बल्कि मोदी सरकार का जो 3.25 साल का सफर खत्म होने के बाद जो बाकी का सफर है उस पे भी इसके बहुत बड़े परिणाम पड़ेंगे। इस बात का मैं आपको पहले से ही अलार्म कर देना चाहता हूं। हाँ, लेकिन राजीव जी, ये भी दोधारी है आपका बयान। अगर आप कह रहे हैं कि यूपी चुनाव के नतीजे का असर आगे पड़ेगा तो समझ लीजिए अगर जीत गए तो आप देख लीजिए, इसका मतलब यह है कि आगे भी जीतेंगे। राजनीति अपने आप में दुधारी होती है, तो इसलिए जो है आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, जो भी राजनीतिक दल है सबको। नीरज जी, आप भी इससे सहमत हैं? नहीं, मैं यूपी के चुनाव में जो भी जीतेगा उसके हौसले इतने बुलंद होंगे और जनता का मैंडेट ऐसा मिलेगा कि 2019 तक वो जा सकता है आगे। नहीं, सेमीफाइनल है कि फाइनल है ये नहीं मानता मैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। किसी और राज्य की तुलना आप उत्तर प्रदेश से नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव जरूर जो आने वाला 2019 का चुनाव पे जरूर असर डालेगा। मेरा ये मानना है और इसीलिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, इसीलिए
सब लोग यहाँ पर लगते हैं। और जहां तक मेरा मानना है, जो आदरणीय कालराज जी ने कहा कि लोग जो मन बनाएंगे वही उत्तर प्रदेश को फॉलो करता है पूरा देश, मेरा ये मानना है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सरकार बनाएगी वही आगे चल के आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसकी अब होगी। मैं आपके इसी बयान को घुमा देता हूं। इसका मतलब ये मान लें कि 2014 में लोकसभा में जिसने जीत हासिल की थी वही 2017 में सरकार भी बहुत बनाएगा। बहुत भिन्न हो गया है। अच्छा, ये कैसे? 3 साल का बहुत बड़ा सफर होता है। 3 साल में जो आपने चुनाव में वादे करते हैं वो आप बताएंगे ना 3 साल में आपने क्या किया। तो भाजपा के लोग क्या बताएंगे ये मैं जानना चाहूंगा कि क्या बता पाएंगे। 3 साल में उन्होंने कुछ किया हो, कुछ करा हो, कोई एक उपलब्धि हो। नहीं, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। 2017 जीते तो 2019 जीत जाएंगे ऑलमोस्ट, यही आपका कहना है। तो 2014 में जीतने वाला 2017 में क्यों नहीं जीत सकता? 2017 में 3 साल का अंतर है। आपने 3 साल में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ काम किया हो? आपने कुछ बताएंगे कि हमने यहाँ पे ये विकास का काम किया, हमने यहाँ ये सड़क बनाई, हमने यहाँ ये ट्रेन दी, हमने बिजली का ये काम किया। हर पे आप शून्य हैं तो आप कैसे जाके लोगों से कहेंगे? उनके सांसद कहे हैं, जो प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है मंगलवार को सदन में, खड़े होकर कहे हैं कि हम लोग क्या जाके मुंह दिखाएंगे अपना। तो जब उनके सांसद खुद कह रहे हैं तो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं। जी, वाकई स्थिति इतनी बदल गई है 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या? देखिए, 2014 का लोकसभा का चुनाव था, प्रभावी तौर पर विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 3 वर्ष हुआ है। 2012 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, श्री अखिलेश जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, तो स्वाभाविक है कि प्रदेश के बारे में जो प्रदेश सरकार ने क्रियाकलाप किया है उसका असर जनमानस पर होगा। और इसलिए अगर उसकी समीक्षा करें तो हमें दिखाई पड़ेगा कि जिस प्रदेश के लिए ये कहा गया था कि प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखेंगे, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, अब इसकी समीक्षा करें कि सच में कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, सब जो हालत बेहतर हुई है या बदतर हुई है। तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ सारी घटनाएं घटित हुई, अनेक उदाहरण नहीं देना चाहता हूं मैं, जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्याएं और लूटपाट हो रही हैं, जिस ढंग से चोरियां हो रही हैं, जिस ढंग से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, ये सारी चीजें इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं जो प्रशासनिक दृढ़ता होनी चाहिए उसका जबरदस्त अभाव रहा है। और प्रशासनिक दृढ़ता के अभाव के कारण इन प्रकार की घटनाएं हुई हैं। और इसी में पार्टी के अंदर एक अंतर्कलह भी पैदा हुआ। मैं किसी के पार्टी के अंदर अंतर्कलह होता है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि कोई भी पार्टी अंतर्कलह से ग्रस्त होती है तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसका असर प्रदेश के प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत। आप मेरा सवाल बहुत चतुराई से टाल गए कलराज जी, बहुत चतुराई से टाल गए। मेरा सवाल बहुत सीधा था। 2014 में आपने सर 73 सीटें जीती। मेरा ही कहना है, जैसे नीरज जी ने कहा, नीरज जी के बात से मैं सहमत होते हुए भी, ठीक है हमारे भी कार्य का आकलन होगा, लेकिन 5 वर्ष के काल का ज्यादा आकलन होता है, क्योंकि वो चीज सीधे सीधे जनता के साथ जुड़ी होती है और जनता भी अनुभव करती है कि लखनऊ में बनी हुई सरकार क्या कर रही है। तो उसकी समीक्षा की मैंने बात की और समीक्षा के क्रम में सारी चीजें आ रही हैं। प्रशासनिक अक्षमता का दुष्परिणाम पूरे प्रदेश को झेलना पड़ा है। चाहे विकास, ठीक है अखिलेश जी ने नारे दिए हैं, अखिलेश जी ने विज्ञापन निकलाए हैं, बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन धरती पर नहीं उतर पाया है। इसलिए नहीं उतर पाया कि प्रशासनिक अक्षमता इतनी भयंकर रही है कि जो चीज चाहते भीतर नहीं हो पाया। ठीक है कलराज जी, इस पे मैं एक बात बस कहना चाहूंगा। नारे किसने दिए ये सबको पता है। किसने स्वच्छ भारत का नारा दिया, किसने मेक इन इंडिया का नारा दिया, किसने सबको योगा कराया, किसने क्या कराया, सबको पता है। और वास्तविकता पे क्या हुआ है ये आप सब जानते हैं। हम लोग तो कह रहे हैं विकास हमने क्या किया, मैं गिनवाना आप कहें तो मैं गिनवा भी सकता हूं। चाहे एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे 108 की बात हो, महिलाओं की बात की इन्होंने, 100 बहुत राज्यों में 100 का जो बड़ा दिलचस्प है वैसे डिटेल 1090। और मैं नहीं, इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था के बारे में कहते हैं भाजपा के साथी लोग, उन लोग को आंकड़े देखने चाहिए
उत्तर प्रदेश और किसी राज्य से तुलना कर लीजिए। मैं मानता हूं कि आप हमेशा कोई और हमारे ऊपर नहीं लगता है तो कानून व्यवस्था आ जाती। मैं चाहूंगा सबसे यहां आपके माध्यम से कि तुलना कर ली जाए कि राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, किसी राज्य से तुलना कर लीजिए उत्तर प्रदेश की। मैं मानता हूं कि आधे से भी कम होंगे हम लोग, और बड़ा राज्य है। आप बस भाजपा के सारे लोग बस एक ही इल्जाम लगाते, विकास पे ये लोग बिल्कुल बात नहीं कर सकते। विकास के मुद्दे पे ना भाजपा बात कर सकती ना बसपा बात कर सकती। ठीक है राजीव जी, मैं आंकड़े हम लगातार जानते ही हैं। अभी रिसेंटली जब से यूपी चुनाव की गहमा-गहमी शुरू हुई है, कलराज जी, बड़े दिलचस्प आंकड़े आपको तो बड़े अच्छे से पता होंगे। लोकसभा जब 2014 का चुनाव था, आपने 253 विधानसभा सीटों में 40% से ज्यादा वोट लिए थे, 253, और 94 सीटों में आपने 50% से ज्यादा वोट लिए थे। अगर आप 2-4% वोट भी खो दें 2014 लोकसभा चुनाव का, तब भी आपको जीतना चाहिए बड़े मार्जिन से। यहां आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप फिर भी उतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोकल इश्यूज पे चुनाव होगा। देखिए प्रदेश का चुनाव है, प्रदेश के चुनाव के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ये जितने भी क्रियाकलाप हैं, ये आम जनता को प्रभावित करते ही हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। और जो प्रभावित करेगी, वो अब नीरज जी ने सारी बातें की, मैं उनकी बात को नहीं कर रही, जो एकदम तथ्यात्मक आधार पर चीजें आ रही हैं। क्या सही नहीं है कि बुलंदशहर में हाईवे पर कार जा रही है, उसको रोका जा रहा है, लड़कियों के साथ, बहू के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है, प्रदेश सरकार का एक मंत्री कहता है इसमें राजनीति की जा रही है। यानी जहां उस अपराधी को दंडित करना चाहिए, वहां इस बात की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। कैराना में दंगे हो रहे हैं, और जिसने लड़की के साथ बलात्कार किया, उस परिवार ने रिएक्ट किया, उसके कारण सारी चीजें उभर करके आई। और वही जो लोग भी इस बात के कर्म कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, ये तथ्य है, इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी ये दिलचस्प बहस जारी रहेगी, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम मंथन में थोड़ी देर में यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी शामिल होंगे और इस बड़ी चर्चा में भाग लेंगे। आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम मंथन जारी है। कलराज जी, मैं एक बार फिर से घूम के, राजीव जी मुझे ये बताइए अब आप, और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने तो 2017 का ये जो गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से, ये भी 2019 को देख के किया है। बिहार में भी यही किया और आपने यूपी में भी यही किया। आपका असली फाइनल 2019 है और आपकी नजरों में भी 2017 सेमीफाइनल है। नहीं, ये जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में किया है, वो एक तरह से जो हमारे उस तरह का वोट बैंक है, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतों का वोट बैंक है, उसका बिखराव न हो, सब मिलजुल के लड़के और जो एक स्थायी सरकार यहाँ पे प्रदान करे, उसके लिए यहाँ का गठबंधन किया गया। जो आप 2014-2017 का आप कंपैरिजन कर रहे थे कि जिसने 2014 जीता वो 2017 भी जीत जाएगा, इस सवाल का जवाब मैं तो आपको ही दे देता हूँ कि उसके 2 ही साल बाद बिहार का चुनाव हुआ था। क्या हुआ? स्थिति एकदम उलट गई। कहाँ बिहार में 80% सीटें बीजेपी ने जीती थी और कहाँ सुपड़ा साफ हो गया, 3/4 बहुमत जो है बीजेपी के विरुद्ध गया। और दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव में क्या रहा था। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बिल्कुल बिहार के पैटर्न पे इसका नतीजा आने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिएगा कि किस तरह से जो है केंद्र सरकार के विरुद्ध एक मतदान होगा। कलराज जी हमारे मित्र हैं, बहुत भले आदमी, बहुत सज्जन आदमी, इनकी कोई गलती नहीं जो कुछ, क्योंकि इनको बेचारों को पूछ के कुछ हो तब तो ही कुछ कहें। वहाँ बिना बताए एक ही व्यक्ति सारे फैसले लेके कर देता है, मंत्री तो बेचारे शांत रहते हैं। तो इसलिए जो है इनकी तो बेचारों की हम कुछ ही नहीं कहते, लेकिन वहाँ जो केंद्र सरकार के फर्स्ट मिनिस्टर नीरज ने बात कही सही है। सिवाय आश्वासन, वादे, नारे, उसके अलावा कुछ नहीं है। नीचे तो लोग परेशान है, त्राई मची हुई है, ना महंगाई कम हुई है, न कि 1 रुपए का काला धन पकड़ा गया, 1 रुपए काला धन मिला, बल्कि 15 लाख करोड़ बैंकों में जमा हो गए। काला धन के खिलाफ पूरी लड़ाई थी, कुछ नहीं हुआ। आतंकवादियों रोज पाकिस्तान मार रहा घुस के। पहले था कि अगर एक जवान का सर काटे तो 11 जवानों के सर काटो। कहाँ गए 11 जवान के सर? उल्टे हमारे जो है 55 सर्जिकल स्ट्राइक। और सर्जिकल स्ट्राइक मैं आपको बताऊं कि इसका कतई जो है राजनीतिक फायदा नहीं लेना चाहिए था।
हम लोगों की सरकार में 5 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन हम लोगों ने कभी कोई ना पब्लिसिटी की ना कोई श्रेय लिया। ये श्रेय सेना का स्ट्रेटेजिक राजनीतिक कदम होता है। अगर इसको हम राजनीति में लाएंगे और हल्ला गुल्ला करके पोस्टर बैनर होर्डिंग लगा के गदा लेके इसका हम ये करेंगे, प्रचार करेंगे, तो वो सेना के मनोबल को गिराता है। इसलिए सरकार जितनी है सब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, और वो जो है आर्मी का एक डिसीजन होता है, आर्मी उसका फैसला लेती है, उसमें हमें पब्लिसिटी नहीं लूटनी चाहिए। लेकिन वो सब हुआ, तो उसको लेके लोगों में एक बहुत जबरदस्त रोष है। वो रोष निश्चित रूप से चुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा। और जहां तक इनकी बात थी और आपने इनसे सवाल किया, जो उस चीज का मेरे ख्याल से आप कलराज जी से उत्तर लीजिए कि जो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है, राजस्थान की कानून व्यवस्था, महाराष्ट्र की कानून बड़ा दिलचस्प है। पंजाब और हरियाणा, वहाँ क्या अच्छा हरियाणा, अच्छा राजीव जी, बड़ा दिलचस्प है ये, बड़ा दिलचस्प है। देखिए हमारे हर सेशन में ये बात निकल के आ रही है। अभी 1-1.5-2 महीने पहले तक आप लोग गुंडाराज करते थे यूपी में। आज बताइए, हर मंच पर बैठकर आपको समाजवादी पार्टी, अखिलेश सरकार 5 साल को डिफेंड करना पड़ रहा है। देखिए, बताइए कैसा यू टर्न लिया आपने? कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं करता हूँ। कभी आपने नहीं सुना? खूब गुंडाराज बोले आपके नेता। गुंडाराज बाकी लोग बोलते हैं, कांग्रेस वहां तो मोदी जी को भी मोदी जी कह के बोलते हैं, है ना। तो इस तरह हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है, हम लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। और जहां तक उसकी बात है, तो वो जो है 27 साल यूपी 42, वो एक पूरा जितना, उसमें तो तमाम लोग इनके भी मुख्यमंत्री थे। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बहस जारी रहेगी। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि इस बहस में थोड़ी देर में यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मंथन में थोड़ी देर में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शिरकत करने वाले हैं और इसी बड़ी चर्चा में वो भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी महाभारत के बीच पहली बार हर सवाल का जवाब देंगे अखिलेश। न्यूज़ 24 की पेशकश मंथन उत्तर प्रदेश में देखें अखिलेश यादव लाइव थोड़ी देर में। न्यूज़ 24 प्रेजेंट्स मंथन उत्तर प्रदेश, पावर्ड बाय सर्वोकॉन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। नॉलेज पार्टनर GLA यूनिवर्सिटी, रेडियो पार्टनर रेडियो सिटी 91.1 FM, रग रग में दौड़े सिटी। तो अब से कुछ वक्त में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आने वाले हैं। सीधे आपको अखिलेश यादव लाइव आप मिल सकेंगे। फिलहाल आपको लिए चलते हैं मंथन में, जहां कई बड़े सियासी दिग्गज यूपी चुनाव पर मंथन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हम लोग 235 सीटें हम लोग की सिटिंग थी और हम लोग 3 से ही कम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसको किस तरह खत्म किया जाए। हम लोग उसके लिए कोई भी लड़ाई लड़ने 2019 की क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? अगर आप जीत गए, मान लीजिए जी, मैं कहता हूं आप जीत गए 2017 जी, 2019 की तो क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश तय करता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी मानेंगे और इसीलिए आके उत्तर प्रदेश से वो लड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तय करता है इस देश की क्या स्थिति होगी। मतलब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जो राजनीति में है, अगर वो व्यक्ति अपना लक्ष्य बना के ये आता है कि मैं कॉर्पोरेटर ही बनूंगा, तो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। हर व्यक्ति को सपना प्रधानमंत्री पद का ही देखना चाहिए जो राजनीति में आता है। मतलब ऐसा तो नहीं राजीव जी, ये जो आप यूपी और बिहार में गठबंधन किया आपने, ये सोच के कल गठबंधन हुआ, आज ही आप लड़ाई कराने लगे। आपने शुरुआत, अबे 2019 आएगा, उस समय देखेंगे, हम मिलके लड़ेंगे, सबकी नहीं मिलके लड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं, उस समय हाईकमान के ऊपर है। इनका भी हाईकमान तय करेगा, हमारा भी हाईकमान तय करेगा। लेकिन अभी हम साथ मिलके लड़ रहे हैं और हम सबकी उम्मीद है कि आगे भी साथ बिल्कुल लड़के रहेंगे। इसमें कौन सी बात है। और जहां तक ये कि अभी से आप सब कुछ आगे की 5 साल 10 साल का, राजनीति में जो है स्थितियां हमेशा ऐसी होती हैं कि उस समय फैसला लिया जाता है कि क्या परिस्थिति है। ये क्या बता सकते कि 19 में कौन प्रधानमंत्री होगा? ये नहीं बता सकते। तो कोई कुछ बता सकता। तो इसलिए जो है राजनीति बहुत चलती नहीं। बता सकते हैं कलराज जी? ऐसा है मन से तो, अगर सच बोले तो। राजीव जी ने कुछ बातें कही हैं, उसका मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगा। राजीव जी ने कहा कि क्या किया, नीरज जी ने भी कहा है। मैं तो एक और इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के पहले जो देश का वातावरण था और विदेशों में जो सी छवि थी कि स्कैम वाला देश है, घोटाले वाला देश है, भ्रष्टाचार वाला देश है, कमजोर देश है, कमजोर प्रधानमंत्री वाला देश है,
मैं कह सकता हूं कि 3 वर्ष के अंदर दुनिया के अंदर ये हमने स्थापित करने में सफलता प्राप्त की कि भारत एक शक्तिशाली देश है और शक्तिशाली नेतृत्व के अंदर चलने वाला देश है। मतलब देश का नेतृत्व यूपी चुनाव में मुद्दा रहेगा। नंबर 2, हाँ, जो इन्होंने कहा कि काला धन के बारे में कुछ नहीं किया, एसआईटी के गठन के लिए बार-बार सुप्रीम कोर्ट यूपीए गवर्नमेंट से कह रही थी भाई वो दे दो, वो नहीं दे पाए थे। ये पहली कैबिनेट की मीटिंग में एसआईटी के गठन की बात तय की गई, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। विदेशों में उधर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट का काम है वो जब भी नाम जाहिर करना चाहे। ये काला धन के रोक के लिए जो विदेशों में काला धन ले जाएगा तो उसे कानून बनाया और कड़ा कानून बनाया। जो भी काला धन ले जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, 7 वर्ष तक की सजा देने का भी प्रावधानिक कानून बना है। इतना ही नहीं है, जो अभी बार बार कही जा रही थी बात कि जो अपने देश के अंदर धन को इकट्ठा किया गया है, मतलब नोटबंदी पे आप नोटबंदी पे आ गए हैं। नोटबंदी पे आ गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीजें काला धन को रोकने के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए की गई। और ये कह रहे हैं महंगाई नहीं, मैं कहता हूं मुद्रास्फीति में लगातार कमी आई है। नोटबंदी पे क्या रेफरेंडम होगा? मुद्रास्फीति में कमी आई, हाँ। उसका परिणाम ये हुआ कि उसको आगे हमने बढ़ने नहीं दिया। देश का माहौल इस दिशा में बना कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंतर्गत एक अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। काम का जहां तक सवाल है, हमने मुद्रा स्कीम जारी की। मुद्रा के अंतर्गत छोटे छोटे स्तर तक के लोग बाकायदे बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं, ले रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम ये उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए ये सिलेंडर गैस वगैरह का हमने मुफ्त में किया है। हमने अपील की कि लोग जो सब्सिडी लेते हैं उसको छोड़ें। 2 करोड़ से ज्यादा उन्होंने सब्सिडी छोड़ी और उसका लाभ बाकी लोगों को दिया जा रहा है। लगातार काम इस तरीके से किए गए हैं और ये कहना कि काम नहीं हुआ है, एक सकारात्मक दिशा का निर्माण किया गया जिसके कारण आम आदमी ये महसूस कर सके कि हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य हो सकता है। जहां सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में रोज पाकिस्तान हमें परेशान किया करता था, तो अब भी कर रहा है। तो सर्जिकल स्ट्राइक करने के पश्चात उनको एक जबरदस्त जवाब दिया, और उसके बाद भी कर रहा है परेशान। जवाब दिया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, भरपूर जवाब दिया जा रहा है। आतंकवाद को विमुद्रीकरण के माध्यम से काफी रोकने में सहयोग प्राप्त हुआ है। जो ये फेक करेंसी थी इस पर रोक लग गई है। ये सारी चीजें हुई हैं, लगातार होती जा रही हैं। 3 वर्ष के अंदर जो भी अपेक्षित था उसको करने का प्रयास किया गया है। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये जनता का विश्वास बढ़ा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य अच्छे होंगे। और एक सेकंड 11 मार्च को बात करेंगे सर, ये नोटबंदी पे जनता क्या कह रही है और विश्वास मोदी जी में बढ़ा है या नहीं। राजीव जी जवाब दें। देखिए, मैं फिर एक बार अपनी बात शुरू करने के पहले ये कहूंगा कि भाई कलराज जी का इसमें कोई दोष नहीं जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये बेचारे जो है, इनका भले आदमी, हम सब इनका सम्मान करते हैं और उनको जो बात बेचारों को मजबूरी में कहनी है। लेकिन असलियत ये है कि जितनी बातों के वादे हैं एक भी पूरा नहीं हुआ। इसके पहले भारत का कोई विश्व नाम नहीं था, भारत की कोई पहचान नहीं। अरे इंदिरा गांधी ने तो जो कर दिया था आज तक लोहा मानता है। इन्हीं बुश ने मनमोहन सिंह जी के लिए कहा था कि मैं मनमोहन सिंह जी से सीखता हूं, जितने दिन मिलता हूं मुझे लगता है कि मैं इनसे सीख रहा हूं। और आप कहते हो विश्व में ताकत बन गए। विश्व में ताकत थे, लेकिन अभी आपका पड़ोसी पाकिस्तानी आपको नहीं मान रहा है कि आप ताकत हो। आप उसको आम की पेटी भिजवा रहे हो, आप उनकी माँ को साड़ी भिजवा रहे हो, बिना निमंत्रण उनके यहाँ पहुंच जा रहे हो, शादी ब्याह में उनको रेड कारपेट बिछा के स्वागत कर रहे हो उनका। लेकिन वो हमें नहीं मान रहे, वो हमें भारत को ही कमजोर समझते हैं। $115 में $120 प्रति बैरल हम तेल खरीदते थे, इसके बाद भी अर्थव्यवस्था संभाल के रखी और सारी योजनाएं तो हमारी ली। उस समय हमको इतनी आलोचना की सारी योजना खराब है और खुद सत्ता में आ गए। इसके बाद अब कह रहे हैं आधार बहुत अच्छा है, तब कहते हैं आधार बड़ा खराब है। ये जो है भोजन का अधिकार बहुत खराब है, भूमि अधिकार बिल बहुत खराब। सब मान लिया, A to Z जितने हमारे थे, इंश्योरेंस लॉ मान लिया, बैंकिंग लॉ मान लिया, जितने कानून हम आए थे सबको अब अच्छा बताने लगे। तब ये सब खराब थे, तो अगर तब खराब थे तो अब क्यों आपने अपना लिया? तो जितने कानून उन्होंने अपनाए वही बनाए। A to Z जितने बिल पार्लियामेंट में आ रहे हैं सब कांग्रेस के जमाने के बिल हैं।
और जीएसटी का तो इतना विरोध किया था गुजरात सरकार ने, जहां मोदी जी मुख्यमंत्री थे, और वही जीएसटी अब कह रहे हैं देखो कांग्रेस नहीं पास कर रही। तो अगर तब जीएसटी खराब थी तो अब कैसे अच्छी होगी? अब बहुत अच्छी वैसे होगी। राजीव जी, अजीब सी ये बात जो नहीं है। बातें हैं, राजीव जी, अजीब सी इनका बात नहीं है। जवाब मैं कलराज जी से नहीं मैं कह रहा हूं इनकी- अजीब- मैं इनकी कोई गलती नहीं है, ये भले आदमी। मैं कह रहा हूं बड़ी अजीब सी बात है। मैं जोड़ना- रूलिंग पार्टी समाजवादी पार्टी है। और एक देखिए, चीज में जोड़ना चाहूंगा, बस एक चीज, जो विश्व में हम लोग का नाम हुआ है, क्या नाम हुआ है, नाम से फायदा क्या हुआ है? कितना इन्वेस्टमेंट किया है यूएसए ने, कितना इन्वेस्टमेंट किया चाइना ने, कितना इन्वेस्टमेंट किया जापान ने? एफडीआई तो बड़ा है, आंकड़े हैं। एफडीआई सब जा रहा है वापस। आप ये बताइए, एफडीआई बड़ा नहीं है कि अभी आया नहीं है सर? वो एफडीआई आया है, FDI 2015-16 के आंकड़े हैं सर। ठीक है, लेकिन कितना अमेरिका से आया है? हम उसको अपना व्यापार करना आपका चाहता है। पॉइंट क्या है आपका? वो अपने वेपन बेचना चाहता है हमको, और कोई फायदा नहीं हुआ है। जो वहां नौकरी कर रहे हैं